जय हिंद साथियों। आज हमारी मौजूदगी है भोगनीपुर में, जहां पर आप देख सकते हैं एआईएम के वो अध्यक्ष जी, हमारे सेंट्रल अध्यक्ष हमारे पास ताहिर शेख साहब मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आप आए हैं और इतने सारे लोगों से जो आपने जनसभा की है, क्या मतलब है उसका। देखिए, ऑलरेडी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है कैडर प्रोग्राम और समीक्षा बैठक और साथ में जागरूकता अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम कर रही है। और आने वाला जिला पंचायत चुनाव है और जो दावेदार प्रत्याशी हैं तो वो लोग भी जो है एक सम्मेलन टाइप के प्रोग्राम कर रहे हैं, कैडर बैठक नुक्कड़ सभाएं। तो उसमें सम्मिलित होकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष के द्वारा जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो यहाँ के भोगनीपुर के लोगों को और जनता को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मिशन को और अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी के बारे में उनको बताया गया और जागरूक किया गया। अच्छा, जैसे कि अब महाराष्ट्र में जो इतना अच्छे तरीके से एआईएम का जो सीटें निकली हैं, उसके बारे में आपके क्या राय, क्या कहना चाहते हैं। ये मजलिस की मेहनत है और खास करके माइनॉरिटी के जो मुसलमान वोटर है इस बात को समझ चुका है कि हमारी आवाज अगर कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। अभी तक हम मुसलमानों को हमेशा जो है वोट बैंक के नाम पर ठगा गया और दलित उसके साथ जुड़ गया है मुसलमानों के साथ। इसको देखते हुए आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में 2-3 हमारे दलित पार्षद भी आ गए हैं, नगर सेवक जुड़ करके आए हैं। तो अब हमारी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे जो एक लोग ब्लेम लगाते थे कि ये खाली मुसलमानों की पार्टी है, तो ये बैरिस्टर साहब ऑलरेडी पहले से कहते चले आए हैं। हमारा नारा था जय भीम जय मीम का। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस देश के संविधान से रजिस्टर्ड जो पार्टी है, ये सभी की पार्टी है, लेकिन इसका नाम की वजह से लोगों ने इस पे एक टारगेट किया। तो अब ये जो एक धब्बा लगाया जा रहा था वो भी हट चुका है और खास करके मुसलमान अब ये जान चुका है कि मेरी आवाज अगर कोई उठा सकता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले उठ सकती है, बैरिस्टर साहब उठा सकते हैं। इस वजह से चाहे वो नगर सेवक का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो पार्षदी का चुनाव हो, सब में हमारी हिस्सेदारी अगर होगी तभी हम ताकत में आएंगे। तो यूपी में जो चुनाव के लिए क्या तैयारी चल रही है। यूपी में आप तो देख ही रहे हैं, भोगनीपुर में अभी अभी मूसा नगर में एक कार्यक्रम हुआ, ये तैयारी का तो सिलसिला है। आप देख रहे होंगे इससे पहले भी भोगनीपुर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी एक दौरा हुआ था, अभी इससे 2 महीना पहले अगस्त के महीने में। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार जो है दौरे पे दौरे कर रही है और ये अपने जिला यूनिट को खास करके ये इस बात के लिए उनको बता दिया गया कि आप गांव-गांव जाकर के अपने संगठन को मजबूत करिए, ग्राम स्तर पर मजलिस के मिशन को बताइए। जो देश का संविधान इस वक्त खतरे में आ गया है, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, कभी गोश्त के नाम पर, कभी दाढ़ी टोपी के नाम पर, कभी जो है दलित होने के नाम पर अगर घोड़ी पे चढ़ गया तो उसके नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर के पब्लिक के बीच में जाइए, अपने मिशन को बताइए कि बैरिस्टर साहब इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, इस देश के मुसलमान को बचाना चाहते हैं, इस देश के दलित ओबीसी को बचाना चाहते हैं। इस मिशन को लेकर के मजलिस का जो जिला यूनिट है घर घर, गांव गांव, पंचायत पंचायत पहुंच रही है, जिससे अब लगातार उत्तर प्रदेश में भी घर घर मजलिस पहुंच करके एक तरीके से एक जनसैलाब तैयार हो रहा है। इस बार आपको जो है चुनाव में पता भी चल जाएगा, दिख भी जाएगा। तो एआईएम जो पार्टी अपने प्रत्याशी कहाँ उतारने की उम्मीद है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के प्रत्याशी लड़ाएगी और जिला यूनिट आवेदन कराएंगे। जिला यूनिट इस बात को देखेगा कि कौन मजबूत प्रत्याशी है। हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अभी से यह हाल है कि एक वार्ड में 5-5, 6-6, 8-8 प्रत्याशी आज मौजूद हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो इसका पैनल एक बनाया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि जो चुनाव लड़ने वाले मजबूत लोग हों उनको लड़ाया जाएगा। भोगनीपुर विधानसभा के आने वाले विधायकी के लिए क्या तैयारी, क्या उसमें अपनी इस भोगनीपुर विधानसभा से कोई अपना प्रत्याशी उतरेगा। देखिए, 2027 का जो चुनाव होगा, इस बार देश में करो या मरो की स्थिति है, अपने अस्तित्व को बचाने का मामला है। तो अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किसी पार्टी से कोई गठबंधन होता है तो वो गठबंधन के हिसाब से सीटें तय होगी। अगर गठबंधन नहीं होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 250 सीटों पे लगभग चुनाव लड़ेगी। तो उसमें भोगनीपुर हो चाहे रसूलाबाद हो, सारी जो है राजधानी से मिली हुई सीटें सब लड़ी जाएंगी इंशाल्लाह और मजबूती के साथ लड़ी जाएंगी। तो एआईएम नीचे स्तर से किस तरीके से काम कर रही है। नीचे स्तर से आप लोग कह रहे हैं नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, तो उन सभा का मेन उद्देश्य क्या जा रहा है। मेन उद्देश्य है अपने लोगों को जागरूक करना, वोटर्स को ये बताना कि सिर्फ वोट देना आपका काम नहीं है, वोट के बाद आप ताकत में कैसे आएंगी, आपकी अपनी हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित होगी, भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, इस चीज पर फोकस किया जा रहा है। जो जिला यूनिट की टीम है
यही बताने जा रही है। ग्राम स्तर की यूनिट है, विधानसभा स्तर की यूनिट है, ये सब जो है गांव-गांव बता रही है कि अभी तक आपको जो है एक वोट बैंक समझा गया, अभी तक आपको सपा, बसपा, कांग्रेस ने हमेशा जो है इस्तेमाल किया, और जब आपको जरूरत पड़ी, जब आज आपके साथ जुल्म हो रहा है, तो वो लोग आपका नाम लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, डर के मारे कि कहीं दूसरे समाज के लोग हमसे वोट कट ना जाए। तो हमारी जो यूनिट ये समझाने की बात कर रही है कि जिनको आपने वोट दिया वो तुम्हारी आवाज नहीं है, और जिनको आप बी पार्टी कहते रहे वो सदन में भी बोल रहा है, सड़क पे भी बोल रहा है, हर जगह वो आपकी बात कर रहा है। तो इस मिशन के तहत पूरी जिला यूनिट काम कर रही है। अब लोगों को भी समझ में आ गया है, जिसकी सदन में आवाज होगी, जो हमारे लिए सड़क पे लड़ रहा है, अब हम भी अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए ही वोट करेंगे। इसी मिशन पे पूरी जिला यूनिट काम कर रही है। गाँव-गाँव में एक जो जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। एसआईआर को लेकर आपकी क्या विचार है? एसआईआर तो जानते हो कि एक प्रक्रिया है और फेक वोटों को हटाने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है आपदा में अवसर ढूंढ लेती है, तो वो एसआईआर को भी जो है आपदा था समझ लीजिए, एक तरीके से अवसर बना लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही है कि चुनाव आयोग जो है अब उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुका है, तो हम एसआईआर को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। कहा गया था कि जो डुप्लीकेट वोट कट जाएंगे, लेकिन आप ये बताइए, अभी एक मुस्लिम परिवार था, उसके घर के एड्रेस पर, मुस्लिम घर है, उसके घर के एड्रेस पर 73 वोट निकले नॉन मुस्लिम्स के। कहां से भाई आप बता रहे हैं कि सब कुछ जो है पारदर्शी होता चला जा रहा है। देखिए होता क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन है, जब किसी पार्टी से प्रेरित हो जाता है, अपने अधिकारों को वो खुद हनन करने लगता है, तो वो किसी पार्टी से प्रेरित होकर के उसके लिए काम करता है। तो हम पूरी तरीके से एसआईआर को पारदर्शी नहीं मानते हैं। ये चीज है, खाली जनता को एक नए जो है होमवर्क में डाल दिया गया था, ये चीज है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम खास करके भोगनीपुर विधानसभा का और कानपुर देहात के और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए, खुद अपनी आवाज बनिए, नेता बनिए, संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर, सदन पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़िए। अगर आप गूंगे हो जाएंगे, अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी, तो कभी क्रांति नहीं आएगी और कोई बदलाव नहीं पैदा होगा। बदलाव पैदा करने के लिए आपको अपनी आवाज खुद बनना पड़ेगा। जब आप अपनी आवाज बन जाएंगे, तो आपके साथ हजारों आवाजें मिल जाएंगी, तो फिर एक कारवां बन जाएगा, आपका काम सफल होता चला जाएगा। रही बात आवाज की, अगर आवाज की बात करें तो लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। देखिए, आप ये जानते हो कि ये निरंकुश सरकार है, तानाशाह सरकार है। एक तरीके से वो डरती है आवाजों से। जो आवाजों से डरता है, वो व्यक्ति ही फर्जी मुकदमे लगाता है। और इस देश के अंदर संविधान ने आर्टिकल 14, 15, 16, फिर आप चले जाइए अनुच्छेद 27, 29 में, इस सब में जो है हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। हमारी आवाजों को कोई दबा नहीं सकता। अभी आपने देखा, मदरसों को बंद किया गया। मदरसे पे हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं है, उसके बावजूद जो धार्मिक शिक्षा मदरसे दे रहे हैं, भले वो रजिस्टर्ड ना हो, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उनको चलने दिया जाए। देखिए, सरकार की तो मंशा है मिटाने की, सरकार की तो मंशा है कि एक समुदाय को दबाने की, लेकिन संविधान और लोकतंत्र जो है इस चीज पर रुकावट पैदा कर रहा है। इस वजह से ये लोग मुकदमे लगाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, अंग्रेजों की जब हुकूमत थी, फांसी चढ़ा दिए, पेड़ों पे लटका दिया, खालों पे प्रेस चला दी, इसके बावजूद क्या क्रांति नहीं हुई? तो ये वक्त भी एक क्रांति का है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के दलित, मुसलमान, हिंदू को और इस देश की एकता, अखंडता, समरसता और भाईचारे को बचाने का एक नई क्रांति पैदा होगी। ये जितने मुकदमे लगाएं, मुकदमों से ये देश के लोग डरते नहीं है। अंग्रेजों से नहीं डरे, जो गोरे थे, तो काले अंग्रेजों से भी डरने का कोई सवाल नहीं उठता। मुकदमे होते रहेंगे, आवाजें उठती रहेंगी, बदलाव आएगा। जैसा कि अभी एक जो हमारे कानपुर के जिले के, उसने कहा था कि गंदे जानवर को गोश्त मस्जिद में फेंकने की बात की थी, उस विषय में आपके क्या विचार? देखिए, सठियाई हुई मानसिकता, दिवालियेपन का शिकार और जो है पागलपन के जिसके दौरे पड़ते हों, वही ये बात है। एक विधायक होकर के, और जो भारतीय जनता पार्टी से है, चुना हुआ विधायक है, जब कोई विधायक चुन लिया जाता है, वो जनता का होता है, और जनता का विधायक, उसके लिए मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, गिरजाघर हो, सब इबादत की जगह होती है। आप कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए कि अगर ऐसा कांड होता रहा तो मैं जो है गंदे जानवर का गोश्त वहां रखूंगा, जबकि आप देखा होगा कि उसका खुलासा भी हो गया कि लाइसेंस भी पाया गया। जब वो जानवरों का, मरे हुए जानवरों का उनके पास लाइसेंस था, वो खाल भी निकालते थे और उसका मीट हटा करके उसकी हड्डियों का जो है इकट्ठा करते थे। ये जब उनको लाइसेंस प्राप्त हो गया, तो ये एक प्रोपेगंडा तैयार किया गया, और इस प्रोपेगंडे के तहत वो विधायक जो है
अपना एक एजेंडा सेट करना चाहता है, बहुसंख्यकों को खुश करना चाहता है। वो ये नहीं जानता है कि क्या मस्जिदों के बाहर अगर आप पिग का गोश्त रख दोगे तो इस देश का बहुत से ऐसे हिंदू भाई भी हैं, इस चीज का एतराज करेंगे, उसका खुला विरोध करेंगे। अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो उसका संवैधानिक तौर से जवाब मिलेगा उनको। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ नेता जो तलवारें और लाठियां बांट रहे हैं, तो वहीं पर एआईएम के जो प्रत्याशी हैं वो फूल और पेन बांट करके जनता को मैसेज दे रहे हैं। तो उनका क्या मतलब कि जहां तक एक तरफ एक पार्टी तलवारें और लाठियां बांट रही है, वहीं एआईएम के लोग फूल और पेन किताबें बांट कर जनता को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा क्रांति जब भी आई है तो कलम से आई है, जी। संविधान भी जब भी लिखा गया तो कलम से लिखा गया, और फूल जो है ये मोहब्बत की निशानी है। तो हम कलम से क्रांति पैदा करेंगे और फूल दे करके इस देश के अंदर मोहब्बत पैदा करेंगे। हम नफरत को मोहब्बत से जीतेंगे, और नफरत को अगर कोई हरा सकता है तो वो मोहब्बत है। यही एक ऐसी एंटीबायोटिक दवा है, मोहब्बत, प्रेम, भाईचारा। तो कलम से ही बदलाव आता है, और देश के युवाओं को, देश के लड़कों को ये लोग तलवार दे करके उनको एग्रेसिव बनाना चाहते हैं। हम उनको कलम और फूल दे करके मोहब्बत का भी पैगाम दे रहे हैं, और देश के संविधान को बचाने का और पढ़ने लिखने का भी एक विचार दे रहे हैं। देख सकते हैं कि कितनी अच्छी यहाँ पर बात करी है।